चलो भाई साहब, चालू हो गया है काउंटडाउन। तो आज का काउंटडाउन भी शुरू करते हैं। संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत आपका जैसे हर रोज़ करता हूं वैसे ही स्वागत आपका आज भी करना चाहता हूं और कर ही रहा हूं। तो आज हम एक ऐसे बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आपको मेरे पीछे स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा कि हम आज किले और दुर्ग के बारे में बात करने वाले हैं। और मैंने जैसे हर एक दिन आपसे यही कहता आ रहा हूं शुरुआत से कि बेहतर से बेहतर कंटेंट आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। आप अगर एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे तो आप ये मान के चलिएगा कि मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि मैं बहुत ही परिपक्वता से, बहुत ही रिसर्च करके ये सारी चीज़ें आपके लिए बनाता हूँ। इसको बनाने में भी काफ़ी सारा टाइम लग जाता है, फिर वीडियोस को लाइक करने में भी काफ़ी समय लग जाता है। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि जो मैं कंटेंट आपके लिए दे रहा हूँ वो 100% आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहेगा और बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेंगे। आप भरोसा कीजिए, जैसे ईश्वर पर भरोसा करते हो ना, वैसे थोड़ा सा भरोसा आप मुझ पर भी कीजिए। और संपूर्ण एकेडमी तो आपकी है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये मेरा चैनल है, ये आप ही का ही चैनल है। आप इस पर बने रहो तो मैं बना रहूँगा, और आप इस पर नहीं बने रहे तो फिर मैं भी नहीं बना रहूँगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर की, जिसका नाम है मध्य प्रदेश में किले एवं दुर्ग। सबसे बेहतर कंटेंट के साथ में सबसे पहला आप लोग देखिए, हम ग्वालियर का किला पढ़ने वाले हैं। और ग्वालियर के किले के अंतर्गत मैं आपको ऐसी बेहद शानदार चीज़ें बताऊंगा। शायद ही आप लोगों ने इसके पहले कुछ ऐसा पढ़ा होगा। पढ़ा तो होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने पहले पढ़ा नहीं होगा, आपने निस्संदेह पढ़ा होगा। मुझे बिल्कुल 1% भी ये संदेह नहीं है कि आपने ये चीज़ें पहले नहीं पढ़ी होंगी। लेकिन आज क्या नया पढ़ोगे इसमें? ऐसा क्या है इसके अंतर्गत नया जो आप लोगों को नहीं पता? तो इसको पढ़ना और कंपैरिजन करना, जैसे मैंने कल भी कहा था कि पढ़ना और कंपैरिजन करना कि आज हमने क्या नई चीज़ें सीखी हैं इसमें, क्या ऐसा सार संग्रह आपके पास में था? चलिए तो फिर ग्वालियर के किले से शुरुआत करते हैं। भाई साहब, ये एक ऐसा किला था जो कि यह गोपांचल की पहाड़ी पर बसा हुआ है। ग्वालियर जो है आप लोगों का, ग्वालियर का किला, ये आप लोग देख सकते हैं ग्वालियर का किला है। बहुत ही शानदार किला है, देखिए। और ये एक ऐसा किला है कि भाई साहब कि ये गोपांचल पहाड़ी पर बसा हुआ है। ये गोपांचल पहाड़ी पर बसा हुआ है। याद रखना, अगर हमसे पूछेगा कि भैया ये किला कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, तो हमें पता है कि गोपांचल पहाड़ी पर बना हुआ है। और इसकी खास बात क्या है कि जो ग्वालियर शहर है ना, वो गालव ऋषि की तपोभूमि कहा जाता है। ग्वालियर जो शहर है ना, उसे गालव ऋषि की तपोभूमि कहा जाता है। इसका निर्माण 525 ईस्वी में राजा सूरज सेन द्वारा करवाया गया था। याद रखिएगा कि इसका जो निर्माण है ना 525 ईस्वी में राजा सूरज सेन द्वारा करवाया गया था। इस किले को पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है, किलों का रत्न कहा जाता है, और भारत के किलों का सिरमौर भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन देखो कहाँ से पूछ सकता है कि भैया पूर्व का जिब्राल्टर तो हमें पता है, कई बार पूछा गया है, किलों का रत्न भी कई बार पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन एक नया ये बना सकता है कि भारत के किलों का सिरमौर किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, भारत के किलों का सिरमौर जो है ग्वालियर के किलों को ही कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन को बनाकर वो आप लोगों को उलझा सकता है। तो उलझने का काम नहीं है अपने पास में, अपन तो सुलझाने वाली चीज़ें बताते हैं, उलझने वाली चीज़ें नहीं बताते हैं। जो उलझ गया सो उलझ गया, जो इधर सुलझा है वो सुलझ गया। तो सुलझो और आंसर लगाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें 5 दरवाजे हैं। 5 दरवाजे हैं। कौन कौन से दरवाजे हैं? आलमगीर दरवाज़ा है, चतुर्भुज दरवाज़ा है, हाथीफोड़ दरवाज़ा है, ये सारे नाम लिखे हुए हैं। ये है आपका आलमगीर दरवाज़ा, हिंडोला दरवाज़ा है, गुजरी दरवाज़ा है, हाथीफोड़ दरवाज़ा है और चतुर्भुज दरवाज़ा। ये 5 तरीके के दरवाजे आपको ग्वालियर के किले में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्वालियर के किले में कौन कौन से प्रकार के जो हैं आप लोगों के दरवाजे पाए जाते हैं। तो 5 प्रकार के पाए जाते हैं। ये आप लोगों को याद हो चुका है। आपके दिल और दिमाग में ऐसी तस्वीर इसकी छपना चाहिए कि जैसे गर्लफ्रेंड की तस्वीर आपके दिल और दिमाग में छपी हुई रहती है। क्या होता है कि जब आप मोबाइल निकालते हो ना, तो मोबाइल में जो है सबसे पहले आप देखोगे कॉन्टैक्ट लिस्ट में, तो गर्लफ्रेंड की जो है आप लोगों को कॉन्टैक्ट देखने को मिलता है।
और नए नए फोल्डरों में छुपा छुपा के अपनी तस्वीरों को साझा किया जाता है, और जब ब्रेकअप हो जाता है तो उसी फोल्डरों को खोलकर तकिया को गीला किया जाता है ना। वैसे ही हमें उस तरफ नहीं जाना, हमें उस रूट पे जाना नहीं है, हमें अपोजिट वाले रूट पर जाना है कि जब भी आप लोगों का मोबाइल खुले तो एक ऐसी क्लास खोले जिसमें निखिल सर आपको किले और दुर्ग पढ़ा रहे हों, जिसे देखकर आप मन में हर्षित हो जाएं, गदगद हो जाएं कि भाई साहब क्या क्लास चल रही है, हमारा फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। ब्राइट 2023 में अगर आप कांस्टेबल नहीं बने तो क्या बने, ये लिख के रख लीजिएगा। क्लास को देखने के बाद आप लोग ये सोचोगे कि यार क्या क्लास हुई है, मज़ा आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि 5 ये दरवाजे इसके अंदर थे। इसका विजुअलाइजेशन करके मैंने आप लोगों को बता दिया कि भैया ये जो है आप लोगों का ग्वालियर का किला है, और बहुत से लोग उसमें घूम कर भी आए हुए हैं, बहुत शानदार पर्यटन स्थल है। इसकी प्रमुख खास बातें क्या है, देखिए इस किले की कुछ खास बातें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या खास बातें भैया, इसमें मान मंदिर है, इस किले के अंतर्गत तेली का मंदिर है, बादल महल है, गुजरी महल है और सास बहू का मंदिर है। एक एक करके सबकी डिटेलिंग बताऊंगा, सबकी डिटेलिंग बताऊंगा आप लोगों को, और ऐसी डिटेल बताऊंगा कि आपके दिल और दिमाग में पूरी डिटेल छप जाएगी। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले जो है हम बात करेंगे मान मंदिर की। ये है मान मंदिर, ये आप लोगों का मान मंदिर है। आप गए होंगे, आप लोगों ने किला घूमा होगा, तो आप लोगों को ज़रूर ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर नहीं भी गए हैं और नहीं भी देखी हैं तो हम यहीं घुमा देंगे, एकदम विजुअलाइजेशन करके बता देंगे, और आप सोचोगे कि हाँ क्या आनंद आ गया, मज़ा आ गया, ऐसा बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत शानदार। इसकी फ़ोटो नहीं मिल रही थी यार, एक तो फ़ोटो ढूंढने में बहुत दिक्कत आती है, और ढंग की जो मिलती है वो ढंग की रोती नहीं है, फिर लगाओ कोई सी भी। तो ये जो मान मंदिर है ना, ये उसकी फ़ोटो है मेरे दोस्तों। इसका निर्माण 1486 में 1486 में जो है, और 1486 से लगाकर 1517 के बीच में राजा मानसिंह तोमर द्वारा करवाया गया था। अब क्वेश्चन आता है कि भैया मान मंदिर का निर्माण कौन से राजा के द्वारा कराया गया था, तो मानसिंह तोमर के द्वारा कराया गया था। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो पुरानी एग्जामों में भी बना हुआ है, इसलिए आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं मैं। आगे बढ़ते हैं भैया। यह रंगीन टाइल्सों द्वारा निर्मित है। ये जो आप लोगों का मंदिर है ना, ये जो आप लोगों का मान मंदिर जो है ना, रंगीन टाइल्सों द्वारा निर्मित है, जिसमें हरी नीली पीली कई तरीके की जो है आप लोगों को टाइल्स से दिखाई देंगी। चलिए इसका तो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, विजुअलाइजेशन हमने करके देख लिया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं भैया। ये है तेली का मंदिर। तेली के मंदिर में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूँ। शायद ही आपने तेली के मंदिर के बारे में इतनी सारी चीज़ें कभी देखी होंगी, अगर देखी भी होंगी सुनी होंगी, लेकिन कुछ नई चीज़ें ज़रूर आप लोगों को इसमें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि भैया ये जो मंदिर है तेली का मंदिर, इसकी ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। अगर फीट में पूछता है तो लगभग 100 फीट है। इसकी जो फीट है ना, फीट में 100 फीट इसकी ऊंचाई है, लेकिन मीटर में बात करें तो लगभग 30 मीटर की ऊंचाई है इसकी। अब याद रखिए, ग्वालियर के किले में सबसे भीतर की अगर अपन बात करें, ग्वालियर के किले में भीतर सबसे ऊंचा मंदिर है। जो किला है ना, उसमें सबसे ऊंचा मंदिर यही है भैया, ये लिखा हुआ है, जो कि भगवान विष्णु को गरुड़ के रूप में समर्पित है। भगवान विष्णु को समर्पित है। किस रूप में? गरुड़ के रूप में समर्पित है ये याद रखिएगा। और कुछ लोगों का कहना है कि अब ये मंदिर पहले विष्णु का मंदिर था और अब ये मंदिर शिव मंदिर में जो है बदल गया है। ऐसी कहानियां सुनी होंगी आप लोगों ने, तो ये कहानी क्या है या नहीं है, ये सिर्फ कहानी है, लेकिन ये हमें फैक्ट याद रखना है कि भैया ये सबसे ऊंचा मंदिर है ग्वालियर के किले में, जो भगवान विष्णु को गरुड़ के रूप में समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अब ये पूछेगा भाई साहब कि तेली का मंदिर जो है किसके द्वारा करवाया गया था निर्माण? तो तेली का मंदिर जो है प्रतिहार राजा मिहिर भोज के शासन काल में बनवाया गया था। और इसके पीछे एक कहानी और है। इसके पीछे लोग कहते हैं कि एक तेली जो व्यापारी होते हैं, उन्होंने इस मंदिर को बनवाने के लिए जो है पैसा दिया था। ऐसी एक मान्यता प्रचलित है वहाँ पर, लेकिन हमें ये याद रखना है। और मैं आपको विथ प्रूफ बताऊंगा, विथ प्रूफ, आप देखिएगा, आप लोगों को विथ प्रूफ बताऊंगा। मंदिर का निर्माण प्रतिहार राजा मिहिर भोज के शासनकाल में बनवाया गया था। तेली के मंदिर को नागर, द्रविड़ और बौद्ध शैलियों में शामिल किया गया है। कौन कौन सी शामिल किया गया है? नागर शैली है,
द्रविड़ शैली है और बौद्ध शैली में जो है इसको शामिल किया गया है। इसको बनाने में इन शैलियों द्वारा निर्मित किया गया है। मंदिर का शीर्ष जो है ना वो द्रविड़ शैली में निर्मित है। अब इसको मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ। देखिए, मंदिर बनाने की कुछ शैलियाँ होती हैं। हम दक्षिण भारत में देखें ना तो दक्षिण भारत के जो मंदिर है ना, अधिकतर मंदिर द्रविड़ शैली में बने हुए हैं और उत्तर भारत के जो मंदिर है ना वो नागर शैली में बने हुए हैं। लेकिन जो तेली का मंदिर है ना दोस्तों, ये बौद्ध शैली का, द्रविड़ शैली का और नागर शैली का, तीनों का इसमें जो है वास्तुकला इसके अंतर्गत दिखाई देती है। तीनों शैलियाँ इसमें दिखाई देती हैं। जो तेली का मंदिर है ना उसका शीर्ष जो है ना, शीर्ष वो द्रविड़ शैली में निर्मित है और उसकी जो सजावट है ना बाहर की, वो नागर शैली में आप लोगों को दिखाई देगी। ये रहा तेली का मंदिर। ये देखो तेली का मंदिर, इसका जो शीर्ष है ना दोस्तों, इसका शीर्ष ये देखो, ये जो इसका शीर्ष है ना ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है और जो बाहर की जो सजावट है ना ये नागर शैली में बनी हुई है। ये याद रखने का। और किताबों में लिखा हुआ होता है कि जो है उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर जो द्रविड़ शैली में बना हुआ है उसे हम तेली का मंदिर कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को पढ़ के बताता हूँ। जब आप तेली का मंदिर घूमने जाओगे ना या आप किसी भी पर्यटन स्थल पर घूमने जाते हो, वहां पर एक शिलालेख पत्थर का लगा हुआ होता है, उस पर लिखा हुआ होता है, उस पर जो है लिखा हुआ होता है कि भैया ये कब बना है, किसके द्वारा बना है, तो वो ऑथेंटिक जानकारी रहती है, वो उसके बाहर लगी हुई होती। तो वही जो बाहर देखो पत्थर पर लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है, मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ, शायद आप लोगों को ना दिख रहा हो। इस मंदिर का निर्माण प्रतिहर राजा मिहिर भोज के शासनकाल में तेल के व्यापारियों द्वारा दिए गए धन से हुआ था, इसीलिए इस मंदिर को तेली का मंदिर कहा जाता है। ग्वालियर के किले पर विद्यमान समस्त स्मारकों में यह मंदिर सबसे ऊंचा है। जो मैंने बताया आप लोगों को कि जो 30 मीटर ऊंचा है, फीट में पूछा तो 100 फीट ऊंचा है। और आगे लिखा हुआ है मंदिर की प्रमुख विशेषता इसकी जो है इसमें भी कुछ समझ में नहीं दिखाई दे रहा है मेरे लोग को, 1 मिनट, इसमें थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें और क्या लिखा हुआ है कि द्रविड़ शैली में निर्मित है। उत्तर भारत की विरले ही इसमें यह देखने को मिलती है। जो उत्तर भारत में जो मैंने बताया ना कि जो मंदिर हैं उत्तर भारत के, वो सारे के सारे मंदिर आपको नागर शैली में दिखते हैं, लेकिन ये एक ऐसा मंदिर है जो द्रविड़ शैली में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। अतः इस मंदिर के उत्तर भारतीय एवं दक्षिण भारतीय वास्तुकला का सम्मिश्रण इसमें देखने को मिलता है, ये भी इसमें लिखा हुआ है। तो सारी चीजें मैंने आप लोगों को विथ प्रूफ बताई हुई हैं, याद रखना, विथ प्रूफ बताई हुई है। ऐसा नहीं है कि इस तरह आ गए हैं, खड़े हो गए हैं, अपने मन से कुछ भी बता रहे हैं, विथ प्रूफ बता रहा हूँ। किताबों में जरूर ये लिखा हुआ रहता है कि सिर्फ द्रविड़ शैली में बना हुआ है, ना कि द्रविड़ शैली में बना हुआ है, जबकि ये आपकी नागर शैली, द्रविड़ शैली, बौद्ध शैली, तीनों का प्रयोग इसमें किया गया है। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए, मुझे लगता है कि आपको बहुत शानदार तरीके से ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अपने दिल और दिमाग को खोल के रखो और जैसे ही क्लास आप देख रहे हो ना वैसे ही देखते रहो, सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अब हम आगे बात करते हैं सास बहू के मंदिर पे। ये वो सास बहू का मंदिर है। अब ऐसा मैं सुना कि सास बहू का मंदिर कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है सास बहू का मंदिर? तो इसके पीछे भी कुछ कहानी किस्से हैं जो मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। पहले इसके हम फैक्टों की बात करते हैं कि इसमें एक्चुअली में क्या है। देखिए 11वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था ये जो मंदिर है ना, 11वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था। और इस मंदिर की खास विशेषता यह है कि ये मंदिर जो है ना भगवान विष्णु के पद्मनाभम रूप को समर्पित है। सबसे विशेष बात यही है कि ये जो मंदिर है ना ये भगवान विष्णु के पद्मनाभम रूप को समर्पित है। इसका निर्माण जो है कच्छप घात राजा वंश के राजा महिपाल ने 1093 ईस्वी में कराया था। अब याद रखने का कि 1093 ईस्वी में कच्छप राजाओं द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, जिसका नाम था महिपाल। यह मंदिर याद रखना, ये जो मंदिर है ना सहस्त्र बाहु मतलब कि 1000 भुजाओं वाले भगवान विष्णु को समर्पित है। अब याद रखिएगा कि इसमें जो मंदिर है ना, ये जो मंदिर यह भगवान विष्णु को समर्पित है। इसका ओरिजिनल नाम सहस्त्र बाहु था, लेकिन स्थानीय लोगों ने अब इसको सास बहू का मंदिर घोषित कर दिया है। याद रखिएगा, स्थानीय लोगों की यह मान्यता है कि यह सास बहू को समर्पित है ना, ये याद रखिएगा। अब आपसे सास बहू का मंदिर पूछता है तो हम बता सकते हैं कि ग्वालियर जिले में है, जो कि ग्वालियर के किले के अंतर्गत मौजूद है। और अगर हमसे पूछा जाता है किस भगवान को समर्पित है
तो भगवान विष्णु के पद्मनाभम रूप को समर्पित है। सहस्त्र बाहु जिसे हम कहते हैं, जिनकी 1000 भुजाएं होती हैं। ये मंदिर का आप लोगों को मैंने फ़ोटो लगा रखा है, आप जाएं और जाकर के इसके दर्शन करें। और हो सकता है कि आपकी शादी के बाद जब आपकी पत्नी और आपकी माताश्री में झगड़ा हो जाए, जैसे होता है ना कि जब क्या है कि माताजी और आपकी पत्नी में जैसे झगड़ा हो जाता है तो हम चुपचाप खड़े रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम किसी का साइड ले ही नहीं सकते। तो सबसे होशियार व्यक्ति वही होता है जो बीच का मार्ग निकाले, जो गौतम बुद्ध बन जाए, मध्य मार्ग में चले। ना तो इधर बोलेंगे ना इधर बोलेंगे, क्योंकि इधर बोलेंगे तो भी पिटेंगे और इधर बोलेंगे तो भी जूते पड़ेंगे। तो फिर बोलें किधर? कहीं मत बोलो, क्योंकि अभी शादी नहीं हुई। बेरोजगारी की कभी शादी होती है क्या भाइयों? बेरोजगारों का कोई दिन नहीं होता, कोई त्यौहार नहीं होता, कोई सा भी दिन नहीं होता उनका, उनकी शादी भी नहीं होती है, कुछ नहीं होता उनका। तो सोच लो कि तुमको नौकरी लेना है और जो है स्टेबल जो लाइफ होती है ना वो जीना है ना। नहीं तो कहीं के नहीं रहोगे, एक तरफ कुआं मिलेगा, एक तरफ खाई मिलेगी। अगर बिना रोजगार के शादी कर ली तो एक तरफ घरवाली कुआं है और एक तरफ खाई है। तो ये याद रखना है हमको। हम कहीं पे भी कूदने के जो है बचेंगे ही नहीं, ना तो हम इधर कुएं में कूद पाएंगे ना इधर खाई में कूद पाएंगे, है ना। तो तुम सोच लो अब तुमको क्या करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब आता है भैया असीरगढ़ का किला। असीरगढ़ का किला मेरा बहुत फेवरेट है यार, मतलब इतना फेवरेट है कि अगर कोई सा किला जिसकी स्टोरी मेरे को पसंद आती है ना, वो असीरगढ़ का किला ही है यार भाई। ये जो असीरगढ़ का किला है ना, ये अहीर राजा आसा द्वारा बनवाया गया था। ये अहीर राजा आसा द्वारा बनवाया गया था। ये बुरहानपुर में स्थित है और इस किले को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और ये एक ऐसा किला है भैया, ये एक अभेद किला था, जो है कोई भेद नहीं पाया था। लेकिन जो अकबर है ना, अकबर, आपने पढ़ा होगा ना, अकबर ने इसे छल करके जीता था, छल करके इस पर कब्जा करा था, जिसकी पूरी कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ में इस वीडियो में, अंत तक वीडियो को देखते रहना। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आप लोगों को आज कहानियाँ सुनाऊंगा। आपको देखकर और सुनकर बहुत प्रसन्नता होगी कि वाह यार मज़ा आ गया आज तो। देखिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ भैया कि असीरगढ़ का किला 10वीं शताब्दी में अहीर राजा आसा द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? अहीर राजा आसा द्वारा बनवाया गया था। जिला आप लोगों का बुरहानपुर है। इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जैसे मैंने बताया, ये जो किला है ना भैया, सतपुड़ा की पहाड़ी पर बना हुआ है। सतपुड़ा की पहाड़ी पर बना हुआ है। आप देखेंगे कि बुरहानपुर दक्षिण में पड़ता है, एग्जैक्ट दक्षिण में पड़ता है। इसके ऊपर अगर अपन बात करेंगे, थोड़ा सा ऊपर होशंगाबाद पड़ता है ना। और होशंगाबाद की पहाड़ियाँ आप लोगों को देखने को मिलेंगी उसी के आसपास, क्योंकि ये जो है आप लोगों का जो सतपुड़ा है ना, सतपुड़ा की पहाड़ियों पर बना हुआ है। समुद्र तल से 200 फीट ऊंचा है ये। इतिहासकारों ने इसे, अब याद रखिएगा, इतिहासकारों ने इसे बाबाए दक्कन और कलोदे दक्कन के नाम से जाना जो है इसे पुकारा जाता है इतिहासकारों को द्वारा। इतिहासकारों ने इसे बाबाए दक्कन कहा है, कलोदे दक्कन कहा है। बाबाए दक्कन का मतलब है दक्षिण द्वार और कलोदे दक्कन का मतलब है दक्षिण की कुंजी। ऐसी मान्यता है कि उत्तर भारत के किसी राजा को अगर दक्षिण भारत पर जो है आक्रमण करना होता था ना, तो वे इसी रास्ते से होकर जाते थे, ऐसा मान्यता है। ठीक है, देखिए आगे लिखा हुआ है कि कुछ इतिहासकारों का यह भी कहना है कि अश्वत्थामा के अमरत्व की गाथा भी यहाँ पर देखने को मिलती है। आप लोगों ने महाभारत तो देखी होगी। अभी लॉकडाउन में केवल आपके 2 ही काम थे कि एक महाभारत देखेंगे, एक रामायण देखेंगे, और तीसरा काम था कि टांग ऊंची करके सो जाएंगे। जय श्री राम। ठीक है, और कोई काम आपके पास था नहीं। तो वही बताना चाहता हूँ कि महाभारत में आपके जो द्रोणाचार्य थे ना, उनका पुत्र था अश्वत्थामा। उस अश्वत्थामा को जो है अमरत्व का मतलब कि न मरने का वरदान था, वो अमर था। और आज भी आप देखो ना, वो अमर है। महाभारत में सबसे लास्ट में जब वो बाण चलाकर पांडवों के 5 पुत्र को मार देता है, इस भ्रम में कि इस शिविर में पांडव के पुत्र नहीं है, जबकि पांडव ही सो रहे हैं। लेकिन वो भ्रम के कारण
पांचों पांडवों के पुत्र को मार देता है, जिसके कारण क्या होता है कि श्री कृष्ण भगवान उसके माथे पर जो मणि लगी रहती है ना, उस मणि को निकाल लेते हैं और कहते हैं कि जा तू अब इसी दुख दर्द के साथ में पूरे जीवन भर भटकेगा। तो अश्वत्थामा अभी भी पृथ्वी पर है। ऐसा मान्यता है कि भाई जो है अश्वत्थामा अभी भी जो है यहाँ पर बरहानपुर के किले में आता है, शिव मंदिर में क्या करता है, जो है पूजा करता है और चला जाता है। ऐसी मान्यता है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं और क्या लिखा हुआ है कि भैया यह एक अभेद किला है, जो मैंने बताया कि यह एक अभेद किला है जिसे अकबर ने 1601 में छल कपट से जीता था। बहादुर शाह से छल कपट करके ये किला जीता गया था। आप लोगों को बताना चाहता हूं मैं, ये रहा आप लोगों का असीरगढ़ का किला, जिसकी समस्त प्रकार की जानकारी मैंने आप लोगों को यहाँ पर दी हुई है कि भैया ये आप लोगों का बरहानपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है। 14वीं शताब्दी में अहीर राजा असादारा बनाया गया था। और इसकी एक खास बात है कि ये पूरा का पूरा किला बलुआ पत्थरों से निर्मित है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब जो आप लोगों को कहे विश्वासघात की कहानी सुनाना चाहता हूं मैं, आप लोग इस विश्वासघात की कहानी सुनिएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है कि आदिल शाह फारूकी के देहांत के बाद असीरगढ़ का किला बहादुर शाह के अधिकार में आ गया था। वह दूरदृष्टि वाला बादशाह नहीं था, उसने अपनी और किले की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं की थी। सम्राट अकबर असीरगढ़ की प्रसिद्धि सुनकर इस किले पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए व्याकुल हो रहा था। उसने दक्षिण की ओर पलायन किया। जैसे ही बहादुर शाह फारूकी को इस बात की सूचना मिली, उसने अपनी सुरक्षा के लिए किले में ऐसी शक्तिशाली व्यवस्था की कि 10 वर्षों तक किला घिरा रहने पर भी बाहर से किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ी। सम्राट अकबर ने असीरगढ़ पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया था एवं किले के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। वह किले पर रात दिनों तोप से गोलाबारी करने लगा था। इस प्रकार युद्ध का क्रम निरंतर चलता रहा, परंतु अकबर को हर बार असफलता का मुंह ही देखना पड़ा था। उसने अपने परामर्शदाताओं से विचार विमर्श किया था। तब यह निश्चित हुआ कि बहादुर शाह से बातचीत की जाए। संदेशवाहक द्वारा संदेश भेजा गया, साथ ही यह भी विश्वास दिलाया गया कि बहादुर शाह पर किसी भी प्रकार की आंच नहीं आएगी। बहादुर शाह ने सम्राट अकबर की बात पर विश्वास किया और उससे भेंट करने के लिए किले के बाहर आया। बहादुर शाह फारूकी ने जैसे ही अभिवादन किया, तत्पश्चात बात प्रारंभ हुई और बात चल ही रही थी कि एक सिपाही ने पीछे से बहादुर शाह पर हमला कर दिया और उसे जख्मी कर बंदी बना लिया गया। उसने अकबर से कहा कि यह तुमने मेरे साथ में विश्वासघात किया। तो भैया छल कपट से और विश्वासघात से उसने क्या किया था, एक किला जीता था। आगे सुनिएगा, इस पर अकबर ने कहा था कि भैया राजनीति में सब कुछ जायज है। आपने कहावत तो सुनी होगी ना, प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। उसका मतलब यही था, अकबर का जो कहना था ना, वो यही कहना था कि भैया राजनीति में सब कुछ जायज है। फिर अकबर ने राजनीतिक गांव पे चला और छलकपट से किले के किलेदारों और सिपाहियों का सोना चांदी हीरे मोतियों से मुंह भर दिया। इन लोभियों ने इन किलों का द्वार खोल दिया। अकबर की फौज किले में घुस गई। बहादुर शाह की सेना अकबर की सेना के सामने ना टिक सकी। इस तरह देखते ही देखते 17 जनवरी 1601 को असीरगढ़ किले पर अकबर को विजय प्राप्त हुई और किले पर मुगल शासन का ध्वज फहराने लगा। तो ये उसके विश्वासघात की कहानी थी। ये जो आप सुनते हैं ना, अकबर इतना महान था, अकबर ये करता था, अकबर वो करता था, तो एक चेहरा उसका यही है। क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक अच्छा पहलू होता है, एक बुरा पहलू होता है। जैसे सिक्के में हेड टेल होते हैं ना, वैसे हर व्यक्ति के दो पक्ष होते हैं। एक तरफ आदमी अच्छा दिखाई देता है, एक तरफ बुरा दिखाई देता है। बुरा इसलिए दिखाई देता है कि ये आदमी के व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है। इंसान स्वार्थी है मेरे दोस्तों, इसलिए बच के रहिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये असीरगढ़ का किला है, ये इसका फोटो भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं भैया धार का किला। अब धार का किला जो है ना भैया 1344 में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दक्षिण विजय देवगिरी जाते समय उसने इसका निर्माण करवाया था। दक्षिण की विजय से लौटते हुए देवगिरी जाते समय उसने इसका निर्माण करवाया था आराम के लिए। यह किला हिंदू, मुस्लिम, अफगान शैली में निर्मित है। इस किले में कालका मंदिर, खरबूजा महल, अब्दुल शाह चंगेज का मकबरा भी है। तो मैं महल की बात नहीं कर रहा हूँ। महल जो है ना, हम किसी अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। अलग चैप्टर में सारे महल को विस्तारित तरीके से एकदम फुल डिटेल में जानेंगे। अभी हम किलों की बात कर रहे हैं, तो मेन चीज़ों तो मैं बताऊंगा कि भैया इस किले में प्रमुख आकर्षक बिंदु क्या है ना। जैसे अब महल भी आता है, जैसे अब जो है मांडूधार में तो बहुत सारे किले, मतलब आप लोगों के महल हैं। दाई महल, असरफी महल, जहाज महल, हिंडोला महल, तमाम तरीके के हैं।
तो महल महल की अगर पढ़ाने लग जाऊंगा तो वो तो समस्या खड़ी हो जाएगी। इसीलिए अभी किले पढ़ेंगे, किले में प्रमुख आकर्षक बिंदु भी हम पढ़ेंगे, लेकिन महल की बात हम अगले वाले सेशन में करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर इस किले में कालका मंदिर है, खरबूजा महल है, अब्दुल शाह चंगेज का मकबरा भी इसमें देखने को मिलता है। 1344 में देवगिरी जाते समय इसका तुगलक जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिणी विजय के उपरांत देवगिरी जाते समय इसका निर्माण करवाया था। विजुअलाइजेशन आप देखो तो ये दोनों ही किले आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बहुत सुंदर नदी वहाँ पर बहती हुई दिख रही है आप लोगों को, और पूरा विजुअलाइजेशन के साथ में मैंने आप लोगों को चीज़ें सिखा दी। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। इस खजाने में आपके लिए और क्या है, ये खजाने का पिटारा है, खजानों का पिटारा है। लोग आते हैं और कहते हैं कि आज ये मिलेगा, आज वो मिलेगा, फलाना मिलेगा, ढिमाका मिलेगा, मिलता कुछ नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा खजाना है जहाँ पर मिलता भी है, दिखता भी है। चलिए अब बात करते हैं सबलगढ़ के किले की। सबलगढ़ का किला जो है मुरैना डिस्ट्रिक्ट से 60 किलोमीटर की दूरी पर है, सबलगढ़ नामक स्थान पर। इस किले की नींव सबला गुर्जर द्वारा रखी गई थी और इसका कार्य पूर्ण करौली के महाराजा गोपाल सिंह द्वारा करवाया गया था 18वीं शताब्दी में। ये आप देख सकते हैं, ये सबलगढ़ का किला है, ये आप लोगों का सबलगढ़ का किला। याद रखिएगा, सबलगढ़ का किला है ये, 18वीं शताब्दी में पूर्ण हुआ था इसका कार्य, करौली के महाराजा द्वारा गोपाल सिंह द्वारा करवाया गया था। किले की नींव सबला गुर्जर द्वारा रखी गई थी, मुरैना डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। अब आता है गढ़ कुरार का किला। गढ़ कुरार का जो किला है भैया, ये निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, थोड़ी सी महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आता है आप लोगों का, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है और ये क्वेश्चन भी आप लोगों का बहुत ज़्यादा आता है, और ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। चलिए जूम तो होगा नहीं, ठीक है। निवाड़ी जिले में स्थित है गढ़ कुरार का किला। आगे बढ़ते भैया, आगे बढ़ते हैं और हमें देखने को मिलता है आप लोगों का अटेर का किला और गोहद का किला। पिछली एग्जामों में मध्य प्रदेश कांस्टेबल हो, जेल प्रहरी हो, वन रक्षक हो, और भी अदर जो एग्ज़ाम होती है ग्रुप 2 ग्रुप 4 की, ये दोनों ऐसे क्वेश्चन हैं भाई साहब जिनको व्यापम से प्यार हो गया है। माफ़ कीजिए, क्या व्यापम को जिनसे प्यार हो गया है, इतनी ज़्यादा मात्रा में पूछे जा रहे हैं। कौन से वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक तो गोहद का किला और एक अटेर का किला, है ना। अधिकतर एग्जामों में ये पूछे जाते हैं, देखे जाते हैं कि भैया अटेर का किला कहाँ पर है, गोहद का किला कहाँ पर है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। पढ़ने में क्या है, जब खजाना खुला ही है तो लूटना आपका काम है, जितना चाहो दोनों हाथों से लूट लो। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना लूट सकते हो। चाहो तो द्रोणाचार्य के खजाने में जितना भी ज्ञान था अर्जुन ने निचोड़ लिया था, जितना उनका पुत्र नहीं निचोड़ सका उससे ज़्यादा अर्जुन ने निचोड़ लिया था। तो मैं द्रोणाचार्य तो कभी नहीं बन सकता, ना ही मैं बनना चाहता हूँ। मैं एक सामान्य नागरिक की तरह आपका दोस्त बनकर रहना चाहता हूँ, और दोस्त ये एक दोस्त के काम में आता है, उसकी मदद करता है। तो आप मेरे दोस्त हो, ठीक है। आप इस खजाने में आप देखिए क्या क्या है इस खजाने के अंतर्गत। अटेर का किला जो है इसे देवगिरी दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली में इसका जो मूल नाम है ना, वो देवगिरी का दुर्ग है, जिसे हम अटेर के किले के रूप में जानते हैं। तो अटेर का जो किला है ना, भिंड जिले से लगभग आपका 35 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसका निर्माण राजा बदन सिंह द्वारा, बखत सिंह द्वारा और महासिंह द्वारा 1664 ईस्वी में करवाया गया था। याद रखिएगा कब करवाया गया था कि भैया 1664 ईस्वी में करवाया गया था। जिसके मुख्य आकर्षण बिंदु पर हम देखें तो राजा का बंगला है, रानी का बंगला है इस दुर्ग के अंतर्गत, और आपका बदन सिंह का महल पड़ता है, 12 खंबा महल भी इसी दुर्ग के अंतर्गत पड़ता है। और ये एक ऐसा दोस्तों ऐसा किला है जो गहरी चंबल घाटी में स्थित है। कहाँ पर है, गहरी चंबल घाटी में स्थित है, ठीक है। 1664 ईस्वी में बनाया गया था। भिंड जिले में आता है अटेर का किला, जिसका मूल नाम है कौन सा है भाई साहब, देवगिरी के दुर्ग के रूप में इसे जाना जाता है। एक टक लगा के इस वीडियो को देखते रहिए। जैसे कि द्रोणाचार्य ने
शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए एक चिड़िया को, एक तोते को एक पेड़ पर लटका दिया था और शिष्य से कहा था कि निशाना साधो। निशाना साधने के लिए कहा था, तीर चलाने के लिए नहीं कहा था। और तीर चलाने की अनुमति स्वयं द्रोणाचार्य देने वाले थे। इस परीक्षा को ली थी, लेकिन इस परीक्षा को लिया क्यों गया था, इसके पीछे की कहानी आप लोगों को पता है? इसके पीछे की कहानी आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। शायद आप लोगों को इसके पीछे की कहानी ना मालूम है। इसके पीछे की कहानी ये थी कि एक दिन जो है अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य के जो पुत्र थे, अश्वत्थामा पहुँचते हैं और कहते हैं कि पिताश्री, मुझे एक बात नहीं समझ में आती है कि मैं तो आपका पुत्र हूँ और एक शिष्य भी हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझे शिष्य के तौर पर प्यार नहीं करते, मुझसे ज़्यादा प्रेम आप अर्जुन को क्यों करते हो? तो द्रोणाचार्य ने आंसर क्या दिया था? ये उत्तर दिया था कि इस बात का उत्तर तुम्हें कल मिलेगा। और जब स्कूल पहुंचते हैं, वो पाठशाला पहुंचते हैं, गुरुकुल पहुंचते हैं, तो उनकी परीक्षा ली जाती है। उससे ये समझ में आता है कि द्रोणाचार्य का आंसर अश्वत्थामा को कैसे मिला। उनने परीक्षा ली, उनने यही परीक्षा ली थी कि तोते को पेड़ पे टांग दिया था और सबको कहा था कि अपने धनुष बाण उठाएं और निशाना साधें। जब युधिष्ठिर से कहा कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तो युधिष्ठिर ने कहा कि पेड़ दिख रहा है गुरुजी, आप दिख रहे हो, तोता दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं। तो उससे कहा कि तुम निशाना नहीं साधोगे, तुम धनुष को रख दो। फिर ऐसे ही भीम का नंबर आता है, दूसरे लोगों का नंबर आता है, फिर आता है आप लोगों का अश्वत्थामा का नंबर। अश्वत्थामा ये कहता है कि मुझे चिड़िया दिखाई दे रहे हैं, पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं। तो द्रोणाचार्य कहते हैं कि निशाना तुम नहीं लगाओगे। लेकिन जब अर्जुन से ये कहते हैं कि भैया तुमको क्या दिख रहा है, तो वो तो सिर्फ यही कहता है कि गुरुजी, मुझे तो केवल तोते की आंख दिखाई दे रही है। ये सुनते ही अश्वत्थामा को उसकी बात का आंसर मिल गया था कि भैया एक शिष्य के रूप में वो उनसे क्यों ज़्यादा प्रेम नहीं करते, अर्जुन से ज़्यादा प्रेम क्यों करते हैं। तो अर्जुन वह व्यक्ति था जिसने द्रोणाचार्य के पास में जितना भी ज्ञान था उसका निचोड़ लिया था। तो ये जो निचोड़ है ना, यही आप लोगों को निकालना है। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, हम देखते हैं अटेर का किला हो गया है, हम देखते हैं गोहद का किला। गोहद का किला भी आप लोगों को देखो भिंड जिले में है। यह जाट शासकों का प्रमुख दुर्ग था। क्या था? जाट शासकों का प्रमुख किला था। ये लिखा हुआ है जाट शासकों का प्रमुख किला था। यह दुर्ग स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है भाई साहब। गोहद का किला स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। आगे चलते हैं और अब बात करते हैं इस खजाने में और क्या है। अब आता है चंदेरी का किला। चंदेरी का किला 11वीं शताब्दी में प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल द्वारा बनवाया गया था। अशोकनगर जिले के अंतर्गत आता है। चंदेरी में और क्या क्या फेमस है? चंदेरी की साड़ियाँ बहुत फेमस है। चंदेरी में कई मूवियों की शूटिंग हो चुकी है। आप लोगों की आमिर खान की एक जो मूवी आई थी आप लोगों की, आई थिंक मुझे उसका नाम नहीं आ रहा है याद, करीना कपूर के साथ में आई थी और पता नहीं उसका नाम क्या था, मैं भूल गया हूँ। सुई धागा की शूटिंग हुई है वहाँ पर, स्त्री मूवी की शूटिंग हुई है वहाँ पर। ऐसे कई मूवी की शूटिंग भी चंदेरी में हुई हैं और पर्यटन के लिए अच्छा है, ये पर्यटन स्थल है। अब देखिए कि इस किले का प्रमुख आकर्षक क्या है। खूनी दरवाज़ा यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। जौहर कोंडा आप लोगों को यहीं देखने का, हवा महल यहीं देखने को मिलेगा, नौखंडा यहीं महल देखने को मिलेगा। खूनी दरवाज़ा बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है कि खूनी दरवाज़ा कहाँ पर है, चंदेरी में है। याद रखना जौहर कुंड आप लोगों का कहाँ पर है, तो यहीं देखने को मिलेगा। नौखंडा महल कहाँ पर देखने को मिलेगा, चंदेरी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत मिलेगा। इस किले का निर्माण प्रतिहार राजा कीर्तिपाल द्वारा करवाया गया था। ये आप लोगों का जो है चंदेरी है, ये आप लोगों का ये खूनी दरवाज़ा यहाँ पर लिखा हुआ है, किला चंदेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजयगढ़ का दुर्ग। अजयगढ़ के दुर्ग में आपको बताना चाहता हूँ, अजयपाल द्वारा इसे निर्मित करवाया गया था। राजा अजयपाल द्वारा इसे पुनर्निर्मित करवाया गया था। यहाँ पर पत्थर की नक्काशी पर बना राजा अमन का महल अत्यधिक प्रसिद्ध है। पूछा जाएगा राजा अमन महल कहाँ पर है, तो भाई अजयगढ़ के जो है आप लोगों का दुर्ग के अंतर्गत ये पड़ता है। चलिए ये इसका फोटो भी देख सकते हैं आप।
आगे बढ़ते हैं हम। और क्या है इस खजाने में? उस खजाने में आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। अब आता है मंदसौर का किला। मंदसौर का किला भी बहुत बढ़िया है, आप देखेंगे पर्यटन के हिसाब से बढ़िया है। क्या लिखा है? 14वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इसका निर्माण करवाया था। इसमें 500 वर्ष पुराना तापेश्वर महादेव मंदिर है। भाई साहब एग्जाम में पूछा जाता है तापेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है। मंदिरों की एक अलग से ही क्लास ले लेंगे, अब लेते ही हैं वो, तो अभी तो हम किले पढ़ रहे हैं और उसमें आप लोगों को ये देखने को मिल रहा है कि भैया मंदिर जो और महल जो हैं किन किन किलों में बने हुए हैं, ये भी आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि जो तापेश्वर महादेव मंदिर है जो कि 500 वर्ष पुराना है दोस्त, 500 वर्ष पुराना है, ये मंदसौर के किले के अंतर्गत आता है। 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था, जो कि अनेक हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां इसके अंतर्गत हैं। इसका संबंध जो है कछवाह, तोमरों और जयपुर के राजघरानों से है। इस किले का संबंध, इस किले में टोटल 12 दरवाजे हैं। ये इसका फोटो है ना, फोटो है इसका। 14वीं शताब्दी में बनाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। 500 वर्ष पुराना क्या है इसमें? तापेश्वर महादेव मंदिर है। तापेश्वर महादेव मंदिर याद रखिएगा, बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है, अगली एग्जामों में भी पूछा जाएगा, और जब तक व्यापम की एग्जामें होंगी तब तक ये क्वेश्चन चलेगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं भैया गिन्नौरगढ़ का किला। गिन्नौरगढ़ का किला तो कई बार एग्जामों में आता है। गिन्नौरगढ़ का जो क्वेश्चन है वो कई बार आता है और ये तोतों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ये किला तोते बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, 13वीं शताब्दी में। निर्माण किसने करवाया था? उदयवर्मन ने। इस किले में अंतिम बार गोंड शासिका कमलापति ने शासन किया था। ये वही कमलापति रानी हैं जिनके नाम पर भोपाल के स्टेशन का नाम बदलकर कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया है। ये वही हैं, आप सही समझ रहे हो दोस्तों, ये वही गोंड शासिका हैं जिनके नाम पर अभी भोपाल के रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर दिया गया है। याद रखिएगा, यहाँ के तोते संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। जिला सीहोर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, सीहोर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, तोतों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तोते खरीदने हो, पकड़ने हो तो चले जाना, और तोते अगर कभी कोई पकड़ने जाते तो 2-3 तोते मेरे घर पे भी भिजवा देना, हम भी पाल लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिन्नौरगढ़ के किला में हमने ये देखा है उदयवर्मन ने 13वीं शताब्दी में निर्माण करवाया था। अंतिम बार गोंड शासिका कमलापति ने शासन किया था। संपूर्ण भारत में तोतों के लिए प्रसिद्ध है। जिला सीहोर है। जय श्री राम। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आता है आपका दतिया का किला। दतिया के किले की तो मैंने बहुत बार बात की है, और अभी जब PYQ करवाए थे मैंने आपको ऑब्जेक्टिव वाले, उसमें भी दतिया के किले के बहुत शानदार की पॉइंट बताए थे। आप चाहो तो वो वीडियो देख लेना प्लेलिस्ट में जाकर। मज़ा नहीं आ जाए तो बोल देना, मज़ा ही मज़ा है भैया, सब जगह सब चंगासी भैया, है ना। चलो देख लो इसमें भी क्या है तुम्हारे खजाने में, कि भैया 1626 की बात है। 1626 में वीर सिंह बुंदेला ने इसका निर्माण करवाया था, वीर सिंह बुंदेला द्वारा, ठीक है। क्या लिखा है इस किले के द्वार पर? सबसे खास बात आपको बताना चाहता हूँ, कई लोगों को पता नहीं होगा और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखना कि भैया इस किले के प्रवेश द्वार पर राजा भवानी सिंह ने क्या लिखवाया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दतिया के किले के मेन गेट पर क्या लिखा हुआ है। हम बताते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो तो राजा भवानी सिंह ने, ये देखो राजा भवानी सिंह ने ये लिखवाया है न्याय मुकुट का रत्न। न्याय मुकुट का रत्न लिखा हुआ है इसके प्रवेश द्वार पर। इस किले में जो है आप लोगों का सतखंडा महल है, और मैंने आप लोगों को PYQ करवाए थे, उसमें बताया था कि ये जो महल है ना 7 मंजिला बना हुआ है, इसलिए इसे सतखंडा महल कहा जाता है। इसी किले में वीर महल भी है, गोपाल महल भी है। महलों की हम सेशन अगली क्लास में लेंगे, अभी हम केवल दुर्ग पढ़ रहे हैं। देखिए आप लोगों को ये याद रखना है कि दतिया के किले पर क्या लिखा हुआ है, न्याय मुकुट का रत्न या न्याय मुकुट का हीरा लिखा हुआ है इसके किले के प्रवेश द्वार पर, जैसे राजा भवानी सिंह ने लिखवाया था। इस किले के अंदर देखो क्या है, इस किले के अंदर क्या है,
गेंडा हाथी तथा उसके विपरीत दिशा में एक हिप्पो चिड़िया का सिर टंगा हुआ है। अब मैं क्या कह रहा था आपसे, कुछ तो नए ही लेके जाओगे यहाँ जब आए हो ना। अगर इस प्लेटफॉर्म पर आए हो तो कुछ ना कुछ तो नया मिलेगा ही। कंपैरिजन कर लेना, है ना, कर सको तो कर लेना कंपैरिजन। और दोस्तों आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जीवन में अगर कुछ करना चाहते हो ना तो अपने सपनों की उड़ान जो है ना उसको कभी रोकना मत। क्योंकि बाज जब उड़ता है ना, बाज अपने पंखों को फैला के उड़ता है। बादलों से आने वाली बारिश की बूंदें उसकी उड़ान को रोक नहीं सकती। और कबूतर जो होता है ना, उसी बारिश से डरकर घोंसले में जाकर बैठ जाता है। इसलिए अपने आप को बाज की तरह उड़ना सीखो। बाज की तरह उड़ना सीखोगे ना तो ये आसमान आपका है, पंख फैला के जहां तक चाहो वहां तक उड़ सकते हो। तो बाज की तरह बनना भाई मेरे, बाज की तरह बनो। चलिए आगे बढ़ते हैं। दतिया का किला हो गया। दतिया का किला देखो आप, दतिया के किले की शान देखो आप भाई साहब। फोटो क्या डाला हुआ है, बढ़िया नदी में उसका फोटो दिख रहा है और ऊपर पहाड़ी पर जो है आप लोगों को दतिया का जो महल है वो दिख रहा है। जो फोटो खींचने की जो कला होती है ना वो भी एक विशेष तरीके की कला होती है भैया। चलिए कि आजकल तो फिल्टर लग रहा है, फिल्टर मोबाइल में फिल्टर, काले को गोरा करें, फेयर एंड लवली को हटा दें। आजकल जो काले जो लोग हैं, सांवले लोग हैं, उनको कोई क्रीम व्रीम की जरूरत नहीं है। एक लगाया फिल्टर जी हो गए भैया। एक फिल्टर में आप क्या उसे क्या बन जाओगे यार। चलो आगे बढ़ते हैं, छोड़ो इन बातों, क्या रखा है इन बातों में। आता मकड़ाई का किला 1630 में बना था भैया। ये 1630 में राजा मकरंद शाह द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। हरदा जिले से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका फोटो है ना। 1630 में 1630 में राजा मकरंद शाह द्वारा बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नरसिंहगढ़ का किला। नरसिंहगढ़ का जो किला है ना वो राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। और राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ये जो किला आता है इसे कश्मीर मालवा कहा जाता है। कश्मीर मालवा। चलेंगे हम भी किसी दिन कश्मीर की वादियों में, ठीक है, घूमने के लिए। मज़ा ही मज़ा है साहब, मज़ा। चलिए जो है कश्मीर ए मालवा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आता है कि किस किले को कश्मीर ए मालवा के नाम से जाना जाता है, तो नरसिंहगढ़ का किला है उसे कश्मीर ए मालवा के नाम से जाना जाता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट राजगढ़ के अंतर्गत आता है। इस किले के पास में चिड़ी खो झील है। ये रही, ये दिख रही है आप फोटो में, देख लेना। चिड़ी खो झील है इसके पास में। चाहो तो घुमाना, और नहीं घूमना है बिना टिकट के यहीं घूम लेना, पैसे हमको दे देना, पेटीएम करवा देना। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं भैया। अब आता है आपका नरवर का किला। 13 से 14 शताब्दी में राजा नल द्वारा बनवाया गया था इसको। और इसकी खास बात है कि भैया एक तो ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, और दूसरी खास बात है कि भैया नल दमयंती की अनेक प्रणय गाथा या कथा, प्रणय कथाओं पर, प्रणय जो कथाएं हैं, प्रणय कथा के लिए विख्यात है। आप लोग क्या सोच रहे हो कि नल दमयंती की प्रणय कथा के लिए विख्यात हो, उनकी प्रेम संबंधों की जो कहानियां है ना उसके लिए विख्यात है ये किला। आगे बढ़ते हैं। चलिए बांधवगढ़ का दुर्ग। बांधवगढ़ से क्या याद आता है आपको? बांधवगढ़ से आपको जैसे ही मैंने बांधवगढ़ बोला आप लोगों को फौरन आपको क्या जवाब देना था, जो है उमरिया डिस्ट्रिक्ट। क्या देना था जवाब आपको? उमरिया डिस्ट्रिक्ट। तो बांधवगढ़ का जो दुर्ग है ना 14वीं शताब्दी में, मैंने क्या लिखा हुआ है, व्याघ्रदेव द्वारा बनवाया गया था, जो कि उमरिया डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है। इस दुर्ग में जो प्रमुख आकर्षण का केंद्र बिंदु है वो है आप लोगों का सागर कुंड, शेषयाई तालाब है,
विष्णु मंदिर है, राम लक्ष्मण और सीता का मंदिर है। ये सब के सब इसके प्रमुख आकर्षण के केंद्र बिंदु हैं, इसी किले के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या है आपके इस खजाने में, खजाने के अंतर्गत चलिए समापन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। ये आप लोगों का सबसे लास्ट वाला है। जितने भी आप लोगों को मेरे को पढ़ाने थे मैंने पढ़ा दिए हैं। अब थोड़े बहुत बचे होंगे तो वो वन फैक्ट में हमको किसी और दिन आप लोगों को करवा देंगे। चलिए अब देखते हैं कि भैया कौन सा है। रायसेन का दुर्ग 16वीं शताब्दी में बना था। 16वीं शताब्दी में राज बसंती के द्वारा बनाया गया था। अब ये क्वेश्चन आपने कई बार देखे होंगे, एग्जाम में पूछा जाता है कि बादल महल कहाँ पर है, राजा रोहित महल कहाँ पर है, इत्रदार महल कहाँ पर है। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आते हैं आपके, पूछेगा भैया इत्रदार महल कहाँ है, राजा रोहित का महल कहाँ पर है। तो ये सबके सब रायसेन में है, लेकिन ये जो है रायसेन के दुर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये देखो, ये आप लोगों का किला दिख रहा है, इसी किले के अंतर्गत क्या है, ये महल बने हुए थे। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सारे के सारे बता दिए हैं कि कौन सा किला कहाँ पर आता है। सारी यात्रा करवा दी है, सारे किले घुमा दिए हैं, वो भी बिना पैसे के। अब अगर आप चाहते हो कि इसका कुछ प्रतिफल मेरे को दे दो, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इसको भयंकर तरीके से तो लाइक करें, और उससे भी भयंकर तरीके से कमेंट करें, और उससे भी भयंकर तरीके से शेयर करें, तब जाके मेरे को कुछ मिल पाएगा। अन्यथा तो हम खड़े ही हैं आप लोगों के लिए, ऐसे ही खड़े रहेंगे आपकी सेवा में, और ये सेवा निरंतर चलती रहेगी। क्योंकि ईश्वर ने जो हमें कार्य सौंपा है इस ज़िंदगी में, ये ज़िंदगी जो है ना, ये जो दुनिया है ना, इसमें हमें जो कार्य सौंपा है ईश्वर ने, ये एक रंगमंच है। तो उसी रंगमंच पर हम इस कार्य को पूरी तरीके से निभाने की कोशिश करेंगे। बाकी सब तो आपके हाथ में है ही सही। जब तक आप हो, जब तक हम खड़े हैं। जिस दिन आप नहीं रहोगे तो उस दिन हम नहीं रहेंगे। तो संपूर्ण एकेडमी के YouTube चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि क्लासेस तो रोज़ाना चली रही हैं, इसका लाभ भी आप लोगों लें। तो इजाज़त दीजिए मुझे, फिर मिलूँगा किसी अगले टॉपिक को लेकर, हाजिर होऊंगा आपके समक्ष। तो धन्यवाद।